गुड आफ्टरनून ऑल एंड वेरी वेलकम टू द क्लास। आज हम अपने क्लास में बात करेंगे बेसिक एजुकेशन की। एक प्रोजेक्ट आई थी उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना 1993 में, उसके संदर्भ में चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने जो पढ़ा था पी मोस्ट और एसओपीटी के बारे में, उसमें इस ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, इन सब का ही उद्देश्य जो था प्राथमिक शिक्षा में एक यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन को लेकर इन सब का उद्देश्य था। और ये जो बेसिक एजुकेशन प्रोजेक्ट आया, इसका भी मुख्य उद्देश्य यही था कि हम जो है बेसिक शिक्षा में, प्रारंभिक शिक्षा में जो है 100% नामांकन सुनिश्चित कर सकें और प्राथमिक शिक्षा की जो गुणवत्ता है उसको हम सुधार सकें। तो शुरू करते हैं बेसिक शिक्षा परियोजना से। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना 1993 में आई थी। इसके संदर्भ में आज हम इन कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे इसका सामान्य परिचय, कब शुरू हुई थी और मुख्य उद्देश्य क्या थे, एक जनरल सा एक डिटेल। उसके बाद इसके लक्ष्य क्या थे, बेसिक शिक्षा परियोजना के कुछ अंक थे, 3 अंक थे, इनके बारे में चर्चा करेंगे। बेसिक शिक्षा परियोजना के उद्देश्यों को डिटेल में देखेंगे, क्या उद्देश्य थे। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना के जो कार्य थे, उन कार्यों की चर्चा करेंगे। 2 तरीके के कार्य थे, एक तो एकेडमिक और एक मैनेजमेंट से रिलेटेड, तो उनके बारे में चर्चा करेंगे। फिर हम देखेंगे कि बेसिक शिक्षा परियोजना के जो कार्य थे उनका क्रियान्वयन के अंतर्गत क्या क्या कार्य कराए गए, क्या कार्य संभव हो सके थे, तो इन सारी चीजों की बात करेंगे। सबसे पहले हम सामान्य परिचय की बात करते हैं। तो उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना जो है 5 अक्टूबर 1993 से शुरू हो चुकी थी, आ चुकी थी, और लेकिन ये उस समय सभी जनपदों में लागू नहीं हो पाई थी। 1993 में जब ये शुरू हुई तो केवल 17 डिस्ट्रिक्ट ऐसे थे जहां पर उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना लागू की गई। इसका मुख्य, इस परियोजना को लागू करने का मुख्य उद्देश्य था कि एनरोलमेंट, 100% एनरोलमेंट, समग्र नामांकन किया जाए और क्वालिटी डेवलप की जाए, शिक्षा की क्वालिटी इंप्रूव की जाए। तो इसके लिए जो इनकी सोच थी वो ये थी कि हमें ज्यादा से ज्यादा स्कूल खोलने हैं, ज्यादा से ज्यादा विद्यालय खोलने हैं, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को एनरोलमेंट कराना है और उनका लेवल ऑफ लर्निंग, उनकी इस उपलब्धि के स्तर को बढ़ाना है। जो लक्ष्य थे, पहला तो वही कि शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार करना। विद्यालय खुल चुके थे, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में हमने जगह जगह पर विद्यालयों में सुविधाएं उपलब्ध करा दी थी, 2 कमरे, 2 शिक्षक, ये सारी चीजें हो चुकी थी। उसके बाद स्पेशल ओरिएंटेशन प्रोग्राम भी हमने शुरू कराया, उसमें टीचर्स को भी बताया कि कैसे क्या होना है। पी मोस्ट कराया, जिसमें हमने बताया कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत जो टीएलएम मिले हैं उसका कैसे यूज करना है। तो इन सब के बावजूद जो शिक्षा की गुणवत्ता थी उसमें अभी भी सुधार की गुंजाइश थी। इसलिए इस जो ये परियोजना 1993 में आई, इसका मुख्य उद्देश्य था कि शैक्षिक गुणवत्ता में हमें सुधार करना है। 100% एनरोलमेंट अब तक नहीं हो पाया था, तो उसको सुनिश्चित करना। इसके अलावा इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि इन सबको सुनिश्चित कैसे किया जाएगा। बहुत सारी चीजें हमने की, हमने ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड लेके आए और हमने टीचर्स के लिए ट्रेनिंग ओरिएंटेशन प्रोग्राम शुरू किए, हमने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस बनाए। उसके बावजूद 100% एनरोलमेंट नहीं हो रहा है, हर जगह पर विद्यालय नहीं है, और विद्यालय हैं तो सुचारू रूप से संचालित नहीं है। तो उसकी वजह यह है कि स्टेट में जो जनपद है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और गांव के स्तर पर संस्थाओं की कमी है। तो उन संस्थाओं को स्थायी बनाया जाए। कुछ समय के लिए संस्था बनती है, समाप्त हो जाती है, तो एक स्थायी संस्था की आवश्यकता है, राज्य स्तर पर, जनपद स्तर पर और ग्रामीण स्तर पर। आगे जब हम इनके कार्य देखेंगे तो हमें पाएंगे कि इन तीनों ही लक्ष्यों को इस बेसिक एजुकेशन प्रोजेक्ट में हासिल किया गया और राज्य, जनपद और गांव के स्तर पर संस्थाओं का निर्माण हुआ। अगली बात करें तो शैक्षिक नियोजन और प्रबंधन का विकेंद्रीकरण। जब राज्य, जनपद और ग्राम स्तर की संस्थाएं संचालित की गई तो इसका जो
जो कॉन्सिक्वेंस हुआ वो ये हुआ कि अब निर्णय जो है वो केंद्र के स्तर पर ना लेकर अब गांव के स्तर पर भी लिए जा रहे थे। तो जो प्रबंधन और नियोजन है, प्लानिंग और मैनेजमेंट है, उसका विकेंद्रीकरण हुआ। उसका जो बागडोर थी वो अब केंद्र के हाथों से में ना रहकर या राज्य स्तर पर ना रहकर अब जनपद स्तर पर, और जनपद स्तर से भी नीचे आए तो गांव के स्तर तक पहुंच चुकी थी। तो इस प्रबंधन का विकेंद्रीकरण, और जब ये विकेंद्रीकृत होता है, जब लोकलाइज्ड होता है मैनेजमेंट, तो लोकल नीड्स के हिसाब से वो चेंजेस कर सकता है, वो डिसीजन ले सकता है। तो इससे उसकी प्रभावकारिता में वृद्धि होती है। तो यही इसका उद्देश्य भी था कि जब हम राज्य और जनपद स्तर पर संस्थाओं की स्थापना करेंगे तो उसका जो नेक्स्ट हमारा लक्ष्य है वो ये है कि शैक्षिक नियोजन और प्रबंधन का विकेंद्रीकरण होगा और इससे जो इफेक्ट है वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। अंग, इसमें 3 अंग किए गए, मतलब इन सारे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए 3 चीजों पर ध्यान दिया गया। एक तो यह है कि जो भी संस्थाएं हैं उनमें उनकी क्षमता में वृद्धि की जाए। जैसे हमने देखा कि राज्य, जनपद और ग्रामीण स्तर पर हम संस्थाएं बना रहे हैं, तो उनकी क्षमता में भी वृद्धि हो, या जो संस्थाएं पहले से काम कर रही हैं उनकी कैपेसिटी भी इन्हांस हो। उसके बाद पूर्ण जो बेसिक शिक्षा जो है वो हर एक तक पहुंच सके, उस 100% एनरोलमेंट हो, पूर्णता बेसिक शिक्षा तक पहुंच में सुधार, मतलब पूर्णतया होना चाहिए, 100% रीच में हो जो भी बेसिक एजुकेशन है, और उसकी क्वालिटी इंप्रूव हो। यानी फिर से अगर हम समझें तो हमारे इंस्टीट्यूशंस जो है वो एम्पावर्ड हो, उनकी क्षमता कैपेसिटी इंप्रूव हो, हम 100% एनरोलमेंट इंश्योर करा पाए, और जो हमारी क्वालिटी है टीचिंग लर्निंग का जो इन्वायरमेंट है उसकी क्वालिटी को हम इम्प्रूव करा जाए। इसके लिए 3 हेड्स में इसको परियोजना को बांटा गया, और हर हेड्स में हम देखेंगे कि कुछ कुछ काम किए गए। सबसे पहले हम लेते हैं कि संस्थागत क्षमता में वृद्धि के लिए क्या किया है। संस्थागत क्षमता में वृद्धि के लिए इन्होंने राज्य, जनपद और स्थानीय स्तर पर कुछ इकाई यानी कुछ यूनिट्स की स्थापना की। राज्य, जनपद और स्थानीय स्तर पर प्लानिंग और मैनेजमेंट में सहयोग प्रदान करने वाली इकाइयों की स्थापना की गई, और राज्य के 6 से 14 वर्ष के बच्चों के 100% बालकों के नामांकन के लिए समुचित शिक्षा के लिए सभी विद्यालयों में सुविधाओं का नियोजन एवं प्रबंधन करना। ये जो संस्थाएं थी, मुख्यतः इसमें यही किया गया कि संस्थाएं स्थापित की गई जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर और स्थानीय स्तर पर, और इनको ये काम दिया गया कि वो 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों का नामांकन कराएं, और जो विद्यालय हैं उनमें सुविधाओं का के लिए प्लानिंग करें, और जो ऑलरेडी है वहां पर उनको मैनेजमेंट करें। इसमें एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट एक था कि जो सामुदायिक सहभागिता थी, हम कम्युनिटी को भी इसमें पार्टिसिपेशन कराएं, यानी कि हमारे आसपास जो शिक्षित वर्ग होगा उसको भी हम इससे जोड़ें। तो ये संस्थागत क्षमता में वृद्धि के लिए कदम उठाए गए थे कि जनपद स्तर पर, स्थानीय स्तर पर और राज्य स्तर पर नियोजन और प्रबंधन की इकाइयां स्थापित की गई, और इन इकाइयों ने 6 से 14 वर्ष के बच्चों का 100% एनरोलमेंट इंश्योर किया, और इसमें सामुदायिक सहभागिता भी सुनिश्चित की गई। गुणवत्ता में सुधार तथा पूर्णता, जो कि इसका अगला अंग है, तो गुणवत्ता में सुधार के लिए जो पाठ्यक्रम है उसमें सुधार किया गया, कुछ पाठ्य पुस्तकें हैं उनमें सुधार किया गया, यानी इन दोनों में संशोधन किया गया। जो टीचर्स हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई गई, शिक्षकों को नवाचार और संकल्प से परिचित कराना, मतलब शिक्षकों को जो जो नई नई चीजें आ रही हैं, न्यू टीचिंग टेक्निक्स आ रही हैं उनसे, और जो हमारा संकल्प है कि हमें हर भारतीय तक शिक्षा को पहुंचाना है, और हर वर्ग का प्रतिनिधित्व हमें शिक्षा में चाहिए। शिक्षा व्यवस्था में कोई भी उस व्यवस्था से बाहर ना रह जाए, वंचित ना रह जाए, इस संकल्प से टीचर्स को परिचित कराना। इसके अलावा जो कुछ बच्चे जो पूर्णतया अविकसित बच्चों से यह मतलब है कि जो किसी भी सेंस में नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम से शिक्षा नहीं ग्रहण कर सकते, उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था करना, जिसमें आपके डिप्राइव्ड सेक्शन के बच्चों में आपके दिव्यांगजन आएंगे, और इसके अलावा वो बच्चे जो कभी आज से पहले जिनके यहाँ कभी कोई स्कूल नहीं गया है और जिनके यहाँ स्कूल जाने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं है, उस तरीके के बच्चों को भी हम इसमें
लेंगे कि तो किसी भी तरीके से डिप्राइव्ड बच्चा, चाहे वो फिजिकली डिप्राइव्ड हो चाहे सोशली डिप्राइव्ड हो, और जिस उस डिप्राइवेशन की वजह से वो उसका पूरा विकास ना हो पा रहा हो, तो ऐसे बच्चों के लिए स्पेशल एजुकेशन की व्यवस्था करना, इस गुणवत्ता में सुधार और पूर्णता जो अंग था उसके अंतर्गत इसका प्रोविजन किया गया। फिर जो कुछ भी चल रहे हैं प्रोग्राम, उनका रेगुलर फॉलोअप, अनुश्रवण और फॉलोअप करने के साथ साथ उसका सतत मूल्यांकन करना, ये इसका एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था। जो थर्ड हमने इसका अंग देखा, थर्ड पार्ट देखा, उसमें है कि बेसिक शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करना। पहले हमने देखा कि संस्थागत संस्थाओं को हमने एम्पावर किया, फिर हमने देखा गुणवत्ता में सुधार के लिए ये कदम उठाए गए, फिर हम जो लास्ट अंग है इसका, जो लास्ट पार्ट है इस परियोजना का, वो ये है कि 100% एनरोलमेंट। तो 100% एनरोलमेंट के लिए हमें उन जगहों पर स्कूल खोलने पड़ेंगे जहां पर अभी तक स्कूल्स नहीं खोले गए हैं, चाहे वो पहाड़ी विद्यालय हों, लेकिन अब उत्तर प्रदेश की बात करें तो जो दूरस्थ ग्रामीण स्थान है, क्षेत्र हैं, और जहां तक सड़कें नहीं पहुंची हैं या किसी भी वजह से विद्यालयों की सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो ऐसे क्षेत्रों में प्रारंभिक प्राइमरी एजुकेशन के लिए प्राइमरी स्कूल खोले जाए। और इसके अलावा शिक्षा केंद्र का मतलब है कि जो लोग विद्यालय और विद्यालय भी एक प्रकार का शिक्षा केंद्र है, लेकिन यहाँ पर शिक्षा केंद्रों का मतलब है वैकल्पिक शिक्षा केंद्रों की व्यवस्था की जाए। वैकल्पिक शिक्षा केंद्र जहां पर केवल बच्चे ही नहीं बल्कि बड़ों की शिक्षा भी संचालित की जा सके। उसके अलावा विशिष्ट बालकों की शिक्षा की व्यवस्था करना, यानी कि यहाँ पर हमने जैसे कि पहले भी असेवित क्षेत्र, और हमने कहा था कि हम जो अविकसित बच्चे हैं उन तक शिक्षा पहुंचाना, उन तक शिक्षा की गुणवत्ता मेंटेन करना, हमने गुणवत्ता में देखा था, गुणवत्ता एवं पूर्णता में वही बात यहाँ पर रिपीट हुई है कि समाज में जो विशिष्ट बालक हैं उनकी शिक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित करना। अब हम बात करते हैं कि बेसिक शिक्षा परियोजना के उद्देश्य क्या थे। अभी हमने अंगों की बात की थी, अब हम इसके उद्देश्य डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली इसके 4 उद्देश्य थे। सबसे पहले तो कि जहां स्कूल नहीं है वहां पर स्कूल खोले जाएं। स्कूल खोलने के तक ही नहीं, मतलब जहां जितने बच्चे हैं उन सबका एनरोलमेंट हो, एनरोलमेंट यानी नामांकन हो, और नामांकन हो तो, और नामांकन के बाद जब उनकी पढ़ाई शुरू की जाए तो कम से कम मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग तक हर बच्चा पहुंच सके, न्यूनतम अधिगम स्तर की प्राप्ति की जाए। और अगर कोई बच्चा स्कूल सिस्टम से बाहर रह जाता है तो उसके लिए कंटिन्यूएशन में सतत शिक्षा की व्यवस्था कराई जाए। तो इसके 4 उद्देश्य थे। पहली बात, ज्यादा से ज्यादा विद्यालय उपलब्ध कराया जाए, 100% एनरोलमेंट कराया जाए, मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग अचीव करने की कोशिश की जाए, और जो इन सब चीजों से सिस्टम से बाहर रह गया है उसके लिए कंटिन्यूएशन में सतत शिक्षा की व्यवस्था की जाए। उद्देश्य, इनके उद्देश्य की बात करें तो मुख्य उद्देश्य जैसे जो अभी हमने बात की कि विद्यालय सुलभ कराना, तो विद्यालय सुलभ कैसे कराएं, इसमें क्या किया गया, जहां पे 300 तक लोग जिस भी गांव में है या जिस जगह पर है वहां पर एक 1.5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर तक की दूरी पर हमें शिक्षा केंद्र या प्राथमिक विद्यालयों की व्यवस्था करनी होगी। इस चीज की व्यवस्था की गई। 2000 तक जितने भी 6 से 11 आयु वर्ग के बच्चे हैं उनका नामांकन कराया जाए, न्यूनतम अधिगम स्तर की प्राप्ति हो, और विद्यालयों में जहां पर 5000 तक की ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर सतत शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। ये पहला वाला आपका विद्यालय सुलभ कराने से है, दूसरा वाला नामांकन से है, तीसरा वाला मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग से रिलेटेड है, और ये 4th पॉइंट जो है वो सतत शिक्षा से संबंधित है। तो विद्यालय उपलब्ध कराए जाएंगे 300 की आबादी पर 1.5 किलोमीटर की दूरी पर एक प्राथमिक विद्यालय। 2000 तक सभी 6 से 11 आयु वर्ग के सभी बालक बालिकाओं का नामांकन, न्यूनतम अधिगम स्तर की प्राप्ति हो, और इसके अलावा 5000 की ग्रामीण क्षेत्र पर एक सतत शिक्षा केंद्र की व्यवस्था की जाए। प्रबंधकीय व्यवस्था,
उत्तर प्रदेश शिक्षा परियोजना के 2 तरीके के काम थे जिसके हमने पहले भी बात की। एक तो इसने कुछ मैनेजमेंट लेवल पे काम किए और दूसरा कुछ एकेडमिक लेवल पे काम किए। मैनेजमेंट लेवल पे जो काम किए उसमें राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और ग्रामीण स्तर पर कुछ शिक्षा समितियों की और परिषदों की आयोजना की गई, को आयोजित किया गया। राज्य स्तर पर राज्य परियोजना परिषद की व्यवस्था की गई, जिला स्तर पर जिला शिक्षा परियोजना समिति की, विकास खंड स्तर पर ब्लॉक शिक्षा समिति की, ग्रामीण स्तर पर ग्राम शिक्षा समिति, इन समितियों का गठन हुआ। जिला स्तर पर जिला शिक्षा परियोजना, विकास खंड पर ब्लॉक शिक्षा समिति, ग्रामीण स्तर पर ग्राम शिक्षा समिति। अकादमिक रूप से अगर हम देखें तो राज्य स्तर पर सीमैट, राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान, जिला स्तर पर डाइट, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ब्लॉक लेवल पर बीआरसी, ब्लॉक रिसोर्स सेंटर, और न्याय पंचायत स्तर पर एनपीआरसी का गठन किया गया। तो प्रबंधक के लिए ये 4 और एकेडमिक के लिए फिर से 4 लेवल पर व्यवस्था की गई। जो प्रबंधकीय व्यवस्था के अंतर्गत परिषद और समिति का गठन हुआ उसका कार्य मैनेजमेंट से यानी प्रबंधन से रिलेटेड था, और जो भी शिक्षा की गुणवत्ता और शिक्षा से संबंधित अन्य जो पहलू है उनकी व्यवस्था का काम एकेडमिक व्यवस्था के अंतर्गत इन सेंटर्स को दिया गया। राज्य स्तर पर सीमेट, डिस्ट्रिक्ट पर डाइट, ब्लॉक पर बीआरसी और न्याय पंचायत स्तर पर एनपीआरसी। अब हम बात करते हैं कि जो कार्य थे उनका क्रियान्वयन हुआ तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस में क्या क्या काम हुए। तो सबसे पहला जो काम हुआ था वो ये हुआ था कि राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद है उसको हमने एम्पावर किया, उसका सुदृढ़ीकरण किया गया। उसके अलावा जो सीमैट है इसकी स्थापना की गई, राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान सीमैट की स्थापना की गई, डाइट्स की स्थापना की गई, बीआरसी और एनपीआरसी जो है उन्होंने एक रिसोर्स सेंटर के रूप में काम करना शुरू किया। संप्राप्ति में सुधार हुआ। संप्राप्ति में सुधार करने के लिए जो कार्य था उसमें किया ये गया कि जो भी अध्ययन सामग्री है उसमें सुधार किया गया, जो पाठ्य पुस्तक और पाठ्यचर्या है उसमें सुधार किया गया, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस में संप्राप्ति यानी लेवल ऑफ संप्राप्ति से मतलब है किसी चीज में क्या प्रॉफिट हो रहा है बिजनेस के उसमें देखा जाए तो शिक्षा में कि बच्चे कितना सीख पा रहे हैं, तो उसमें सुधार के लिए पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों में सुधार किया गया। नवीन मूल्यांकन तकनीकों में जो प्रावधानियों के विकास के अंतर्गत सबसे पहले तो सर्वे किया गया और एक डेटाबेस बनाया गया कि बच्चों का लेवल ऑफ लर्निंग कितना है, और उसके अनुसार उन्होंने कहा कि सतत और व्यापक सतत मूल्यांकन की आवश्यकता है, सतत मूल्यांकन की व्यवस्था की गई और इन सब चीजों में टीचर्स को ट्रेन किया गया। बालिका शिक्षा की व्यवस्था की गई। बालिका शिक्षा की व्यवस्था के अंतर्गत जो गर्ल्स हैं उनके 100% इनरोलमेंट के लिए काम किया गया। उसके अलावा देखा गया कि जो बालिकाएं हैं वो इसलिए पढ़ने नहीं आ पाती क्योंकि उनको अपने छोटे भाई बहनों की देखरेख करनी होती है। तो इसी प्रोविजन के अंतर्गत शिशु शिक्षा केंद्रों की व्यवस्था की गई जहां पर बच्चों को रखा जा सके और लड़कियां पढ़ने की ओर अग्रसर हो सकें। इसके अलावा नवाचार कार्यक्रमों का संचालन किया गया। नवाचार कार्यक्रमों के अंतर्गत जो विद्यालय थे उसमें कार्यान्वयन की शिक्षा दी गई और जो विशिष्ट बालक हैं उनकी शिक्षा की व्यवस्था की गई। ये इस तरीके से हमारे सारे पॉइंट्स क्लियर होते हैं। सबसे पहले हमने देखा एक सामान्य परिचय की ये 1993 में स्टार्ट हुआ। 5 अक्टूबर 1993 में 17 जिलों में स्टार्ट हुआ। मेन इसका उद्देश्य एनरोलमेंट और क्वालिटेटिव एनहांसमेंट था। लक्ष्य इसके थे क्वालिटी इंप्रूव करना, 100% एनरोलमेंट, राज्य स्तर और ग्राम स्तर पर कुछ संस्थाएं बनाना और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड प्लानिंग करना। इसके जो अंक थे वो 3 थे। संस्थागत क्षमता में वृद्धि, 100% एनरोलमेंट, गुणवत्ता में सुधार। इसके लिए जो काम किए गए उसकी हमने चर्चा की। इसके जो उद्देश्य है, 4 मुख्य उद्देश्य है। एक तो स्कूल सुलभ कराना, 100% नामांकन कराना, मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग को अचीव करना और सतत शिक्षा की व्यवस्था करना।
इसमें एक खास बात ये रही कि 300 की आबादी तक हमने 1.5 किलोमीटर के अंतर पर दूरी पर एक विद्यालय की व्यवस्था की और 5,000 की ग्रामीण आबादी पर हमने एक सतत शिक्षा केंद्र की सुविधा उपलब्ध कराई। प्रबंधकीय स्तर पर राज्य, जिला विकास और ग्रामीण स्तर पर कुछ परिषद और समितियों का गठन किया गया। एकेडमिक स्तर पर भी इन्हीं चारों लेवल्स पे कुछ संस्थान बनाए गए जो आज भी कार्यरत हैं और इनके क्रियान्वयन में हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए कि क्या क्या संस्थान बने और जो जो हेड्स हैं उनके अंतर्गत किन किन चीजों की व्यवस्था की गई। आज का टॉपिक यही खत्म होता है। आपको कुछ क्वेश्चन पूछने हो तो अब आप क्वेश्चन कर सकते हैं। प्रशांत।